नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। और सहकारिता अधिनियम का ये दूसरा वीडियो है। चाहे आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हो, चाहे आप एप्लीकेशन पे देख रहे हो। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो बच्चों के मन में डाउट्स आ रहे हैं उसको मैं क्लियर करने वाला हूँ। टॉपिक से रिलेटेड किसी का कोई डाउट नहीं है। एक बच्चा यूट्यूब पे कमेंट कर रहा है, एप्लीकेशन में कमेंट किया, और लगभग ये स्वाभाविक सी बात है, उनके मन में आना भी चाहिए। एक बच्चे का कमेंट था कि सर, अगर आप यूट्यूब पे ही सारे वीडियोस डाल रहे हो तो एप्लीकेशन में हम फीस पे करके देख रहे हैं, उसका क्या मतलब हुआ? तो देखिए, आप ये समझ के चलिए और मैं ये समझ के चलता हूँ कि भैया मैं आपसे समझदार तो हूँ ज़्यादा। जो आपके मन में आ रहा है ना, वो मेरे मन में भी आ चुका होगा पहले ही, बहुत पहले। ठीक है, तो उतनी समझदारी मुझ में है कि मैं एकदम एज इट इज़ जो उसमें डाल रहा हूँ एप्लीकेशन में यूट्यूब पे नहीं डाल सकता। लेकिन दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब अलग प्लेटफॉर्म है और एप्लीकेशन अलग अलग प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब पे मुझे फ्री पढ़ाना होता है तो मैं उसके हिसाब से उसमें कंटेंट रेडी करता हूँ, और एप्लीकेशन में मुझे पेड वर्जन पढ़ाना है तो नो डाउट यूट्यूब का जो पढ़ा रहा हूँ वो तो उसमें पढ़ाना ही मुझे, बट जो पे करके आ रहा है तो उसको मैं एक्स्ट्रा कंटेंट दूंगा, उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। और ये मैं आखिरी बार जवाब दे रहा हूँ, बार बार वही कमेंट का रिप्लाई करें वो मज़ा नहीं आता, उतना समय नहीं रहता मेरे पास। ठीक है, तो ये आखिरी बार आपके लिए जवाब है कि आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा, चिंता मत करिए। ठीक। और यूट्यूब वाले पूछते हैं कि सर ये उससे पूरा कवर हो जाएगा क्या? मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ इस माध्यम से। जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाऊंगा ही, जितना मुझे पढ़ाना है, जितना मैं पढ़ा सकता हूँ यूट्यूब पे फ्री में, वो पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा। अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं फीस पे करके, तो आप फीस पे करके आप जुड़ सकते हैं। ठीक, क्लियर। और फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल जो सहकारिता वाला पार्ट है, अगर आप वो खरीदना चाहें तो 699 में पे कर सकते हैं। जो सहकारिता अधिनियम 25-30 मार्क्स का एक्स्ट्रा है उसको खरीद सकते हैं। और अगर फुल सहकारिता क्रैश कोर्स खरीदना है तो 1499 में अवेलेबल रहेगा। ये सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, मतलब रिकॉर्ड होकर मिलेंगे, लाइव क्लासेस नहीं चलेंगी। लाइव क्लास का टाइम नहीं है कि लंबी लंबी लाइव क्लास ले 2-3 घंटा सब कवर कराएं, रिकॉर्डेड वीडियोज मिलेंगे। ठीक है, और जिसका रिक्वायरमेंट रहेगा उसके पीडीएफ भी मिलेंगे, सारे नोट्स के सब पीडीएफ भी मिलेंगे। तो इतने फीस पर आप ये अवेलेबल करा सकते हैं। कुछ बच्चे चालाकी दिखाते हैं कि पे कर लिए और पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद फीस रिफंड कर लेते हैं। एक बच्चा ऐसे ट्राई कर रहा था, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ मेरा शेयर नहीं होता, इसमें एप्लीकेशन का शेयर होता है, आप ट्रांजैक्शन चार्ज का शेयर होता है, टैक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती है, तो ये नहीं हो पाता। तो ये वाली चालाकी ना करें। ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक बच्चा ये कह रहा था कि सर, अच्छा, एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था, बाबूलाल शायद नाम है उनका। तो बाबूलाल जी का ये कहना है, डाउट नहीं है, मतलब ये कहना है कि सर डेली एक वीडियो डाला करिए, उससे क्या है डेली नया नया सीखने में मज़ा आएगा, पढ़ना आएगा। तो ठीक है, आपकी बातें, आपकी चिंता मैं समझ गया। पहला वीडियो शनिवार को डाला, तो उसके बाद आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी बुधवार है और बुधवार रात हो गया, गुरुवार हो गया, 12 बज गए, गुरुवार हो गया। ठीक है, तो उसके लिए टाइम ये लगा, टाइम इस कारण लगा, ये जो कंटेंट है ना दोस्त, ये पूरा बेयर एक्ट का कंटेंट है। और बेयर एक्ट की अगर आप भाषा शैली देखें, हिंदी मीडियम वाले हिंदी नहीं समझ सकते, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश नहीं समझ सकते, ऐसा कठिन लैंग्वेज रहता है। उसको हम समझ समझ के एक एक चीज़ को, ये तो खैर बेयर एक्ट वाला, ये इसमें कोई समझने और लिखने वाली बात नहीं। आगे चल के जो पॉइंट्स मिलेंगे ना, एक एक धारा में, एक एक सेक्शन में, तो वो सारे पॉइंट्स हमने तैयार कर रखे हैं और उसमें तैयार करने में समय लग रहा है, लगेगा। ठीक है, लेकिन इतनी भी देरी नहीं होगी। मैं अगर कोई दूसरा ट्यूटर है उससे पहले ही कवर करा दूंगा,
क्योंकि एक तरफ मैं कोई चीज़ कवर करा रहा हूँ, दूसरे तरफ मैंने और दूसरे फैकल्टी को टास्क दे के रखा है, आप ये कवर कराइए, आप ये कवर कराइए। मनी लॉन्ड्रिंग हो चुका है। अभी कल, आज जैसे गुरुवार है ना, कल परसों में वो केवाईसी हो जाएगा आपका। जो जो छोटे छोटे टॉपिक नीचे दिए हुए ना, वो भी साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली कवर होंगे। तो एक तरफ ये सहकारिता अधिनियम बहुत बड़ा है, बैंकिंग रेगुलेशन है 1949 वो बहुत बड़ा है, वो दोनों पैरेलली चलेंगे। अभी बैंकिंग रेगुलेशन चालू नहीं किया हूँ, सहकारिता के बाद चालू करूंगा। तो सहकारिता में वीडियोस डलते रहेंगे, साथ ही साथ जो छोटे टॉपिक्स है वो भी आपके कवर होते जा रहे हैं। तो उसमें आप परेशान मत होइए, सही समय पर डल जाएगा और बहुत समय बचेंगे आपके पास, चिंता मत करिए, ठीक है। और जब डलेगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतना डल जाएगा, ठीक। तो फिलहाल ये दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। और अच्छा, एक बच्चा बोल रहा था कि सर इंग्लिश मीडियम के दो नोट्स एकदम कंप्लीट ये एज इट इज इंग्लिश में रहे और कंप्लीट एज इट इज हिंदी में रहना पॉसिबल नहीं है। लेकिन चूंकि मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ, इसलिए बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज को मैं ट्रांसलेट करा देता हूँ, जरूरत नहीं पड़ती कुछ और देखने की। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे चिंता मत करिए। और अगर एकदम इंग्लिश इंग्लिश बोलोगे ना, तो वो इंग्लिश बेयर एक्ट आप देख सकते हो, बेयर एक्ट में जो इंग्लिश है ना, नहीं समझ आएगा, कानूनी भाषा नहीं समझ आ पाएगी आपको, ठीक है। तो जो मैं इंग्लिश बेसिक सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ ना, पढ़ाते पढ़ाते, उसको आप नोट डाउन करिए। और इसको हिंदी इंग्लिश एज इट इज लिखने का मतलब कोई औचित्य रहता नहीं है, कोई उतना सार्थकता है नहीं। बस पीडीएफ लंबा हो जाएगा, ना हिंदी वाले समझ पाएंगे ना इंग्लिश वाले समझ पाएंगे। तो किसी भी एक बेसिक लैंग्वेज में लिख देता हूँ और उसको फिर हिंदी इंग्लिश दोनों में बता देता हूँ, ठीक है। आगे चल के देखो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखिए, क्योंकि ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश वाले भी चिंता मत किया कीजिए, पूरा जो मेरे को रिक्वायरमेंट लगता है, मैं जो पढ़ाता हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल पढ़ा देता हूँ, चिंता करने की उसके लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। तो हिंदी इंग्लिश वाले अब कोई सवाल नहीं। सर डेली अपलोड होगा कि एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद? आपसे ज़्यादा चिंता तो मुझे रहती है। आप अकेले हैं, लेकिन मेरे पीछे तो अभी एप्लीकेशन में 33,000 कुछ बच्चे हो चुके हैं डाउनलोड्स। तो मुझे तो 33-34 हज़ार लोग को लेके चलना है ना। तो जो हर कोई अलग अलग कोर्स में एनरोल है, अलग अलग टॉपिक्स पढ़ रहा है, तो इतने बच्चों को लेके चलना है मुझे। तो चलो ठीक है, फाइनली वो सब बात को छोड़ के पढ़ाई पे स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा उसको एक बार रिव्यू डालते हैं। क्या पढ़े थे? कोऑपरेटिव्स एक्ट 1960, कोऑपरेटिव्स एक्ट 1960, ठीक है। कोऑपरेटिव एक्ट 1960 आया था, सहकारिता अधिनियम 1960। और क्या था ये मैं चर्चा कर चुका हूँ, अमूल दूध का एग्जांपल दिया था मैंने। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है? तो एक कॉमन गोल, कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ कुछ लोग मिल जाएं और आपस में वही सदस्य को लाभ पहुंचाने के लिए काम करें, वही सहकारिता है। उसका वर्ड ब्रेक करके मैंने बताया भी था, सहकारिता, सहकारिता, ठीक है, मतलब साथ में मिलकर काम करना। किसके लिए? अपने खुद के लिए, खुद के सदस्यों के लिए, इस सहकारिता समूह के सदस्यों के लिए, ठीक है। तो कोऑपरेटिव एक्ट 1960 आया इन्हीं सबको प्रमोट करने के लिए, ठीक है। इन्हीं को प्रमोट करने के लिए ये एक्ट लाया गया। इसमें टोटल चैप्टर अगर पूछा जाए, टोटल चैप्टर्स, तो इसमें टोटल चैप्टर्स हैं 11। टोटल सेक्शन पूछा जाए, टोटल धारा, कुल धाराएं कितनी है पूछा जाए तो 96। ये लो, टोटल चैप्टर 11, टोटल सेक्शंस कितने? 96। क्लियर। मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित 12 मई 1961 को हुआ था। लेकिन वहां पे फिर मैंने बताया कि एमपी से तो अलग हो गया, कौन? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ अलग हो गया। ये देखो, ये शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक साधन और जनता की संस्था के रूप में। ये उद्देश्य है, क्यों लाया गया? ये सारे बेयर एक्ट में है, कानूनी भाषा में है, उसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फिर भी जो बेसिक टर्म्स मैंने बताया वो बता देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी समझ लो। लोकतांत्रिक साधन और जनता की संस्था के रूप में स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक साधन मतलब जो डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक क्या होता है? देखो, पहले क्या होता था, राजा का बेटा राजा बन जाता था। लेकिन अभी ऐसा होता क्या? नहीं। अभी तो चुनते हैं ना, जो भारत देश का संवैधानिक प्रमुख है उसको तो हम लोग चुनते हैं, वोट दे के चुनते हैं, डायरेक्ट नहीं तो कभी इनडायरेक्ट। ऐसे करते हैं कि नहीं करते? तो वैसे ही चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, उसका चुनाव होता है ना। कोई राजा का बेटा राजा नहीं बनता। तो राजतंत्र नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। क्लियर। तो वैसे भी यहाँ पे भी आपस में कुछ लोग आते हैं, मिलते हैं, एकजुट होते हैं और जुड़ते हैं, एक सहकारी समिति का गठन करते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं उसका। उसके बाद अपने में से ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, दुनिया भर का जो पद है उसको चुनते हैं। क्लियर। तो एक वो लोकतांत्रिक तरीका हो गया। लोकतांत्रिक सदस्यों का नियंत्रण हो गया। अब जब भैया फॉर्मेशन भी वही हो रहे हैं तो कंट्रोल भी वही करेंगे, मेंबर्स के कंट्रोल उन्हीं लोग करेंगे। सदस्यों की आर्थिक सहभागिता, आर्थिक सहभागिता मतलब होता है इकोनॉमिक या फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक या फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन। सर ये क्या हुआ? भैया काम करने चाह रहे 10-15 लोग मिलके कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कुछ नया काम स्टार्ट करेंगे, तो क्या फ्री में सारी चीज़ अवेलेबल हो जाएंगी? पैसे तो लगेंगे ना। हर व्यापार को स्टार्ट करने के लिए, हर धंधा स्टार्ट करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, ठीक है। जीरो कैपिटल के साथ कोई चीज़ स्टार्ट नहीं होती, थोड़ा बहुत पूंजी की आवश्यकता होती है। तो पूंजी मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे? सदस्य मिलाएंगे, हाँ।
और पूंजी मिलाएंगे उसी हिसाब से उनको लाभ मिलेगा। सर कैसे? मैं और एक और पार्टनर मिलकर कोई काम चालू किए, 50-50% में चालू किए, पैसा लगाए 50-50%, तो जब भैया लाभ होगा तो भी 50-50% बटेगा, तो आर्थिक रूप से मैं फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा मुझे, ठीक है। और स्वशासी क्रियाकरण के सिद्धांतों पर आधारित सहकारी संस्थाओं को संगठित, ये स्वशासी क्रियाकरण क्या होता है? ऑटोनोमस बॉडी के रूप में काम करते हैं। देखो एकदम उसमें फाउंडेशन नहीं होता, ये एक्ट के हिसाब से तो उनको चलना है, कोऑपरेटिव एक्ट 1960 के हिसाब से किसी संस्था को चलना है। उस सहकारी समिति 1960 को जो अधिनियम है उसके हिसाब से तो उनको चलना है, लेकिन साथ ही साथ उसके अंतर्गत रहते हुए अपने लिए अलग नियम बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं कि हमारी संस्था ऐसे काम करेगी, ऐसे काम करेगी, ऐसे काम करेगी, अलग अलग नियम बनाते हैं, ठीक है। तो एक ऑटोनोमस बॉडी हो जाती है, जैसे ऑटोनोमस कॉलेज सुने ना, वैसी ऑटोनोमस बॉडी हो जाती है। इसी सिद्धांतों पर ये इसका संगठित किया जाता है और विकसित करने हेतु अधिनियम लाया गया, मतलब इनको प्रमोट करने के लिए, इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, इनका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ये एक्ट को लाया गया था, ठीक है। पिछले क्लास में ये देखे थे। अब देखो 1 नवंबर सन 2000 से छत्तीसगढ़ राज्य में अस्तित्व में आया, लेकिन एक पॉइंट याद रखना, यहाँ से सारे क्वेश्चन बन सकते हैं ना। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में, अभी बताते चल रहा हूँ मैं, सुनिएगा ध्यान से। एक्ट का नाम क्या है? सहकारिता अधिनियम 1960, छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960, ठीक। एमपी में कब पास हुआ? तो 12 मई 1961, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, 4 ऑप्शन दे रहेगा। कौन से वर्ष? तो 11वें वर्ष देखे थे, किसके 11वें वर्ष, मतलब जो एमपी में पास हुआ ना 1960 वाले में, तो वो क्या है 1950 के बाद अगर देखा जाए तो 11वां वर्ष चालू हो चुका था, ठीक। क्या 11वें वर्ष गणतंत्र के 11वें, गणतंत्र मतलब 1950 के ऊपर एक पॉइंट देखे थे। उद्देश्य से क्वेश्चन शायद नहीं बनेगा यहाँ, है ना, ये इसका उद्देश्य नहीं बनेगा। यह हो सकता है उद्देश्य से क्वेश्चन बने तो ABCD ऐसा है, 3 ऑप्शन दे और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव दे दे, या चौथा ऑप्शन गलत दे दे, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, उद्देश्य से जानना जरूरी है, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कब से लागू? 1 नवंबर सन 2000 से, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया और इसी दिन से लागू है। लेकिन विधि अनुकूलन आदेश, ये क्या होता है? अनुकूलन आदेश, ये इसको बोलते हैं एडेप्टेशन, एडेप्टेशन ऑर्डर, या इसको एक अगर मैं और आसान भाषा में समझाऊं तो कस्टमाइज्ड ऑर्डर बोल लो, कस्टमाइज्ड ऑर्डर, कस्टमाइज्ड ऑर्डर या एडेप्टेशन ऑर्डर, ये कानूनी भाषा है। क्या हुआ 13 जून सन 2001 को, 13 जून 2001 को छत्तीसगढ़ ने क्या किया? देखो कई सारी चीजें, रूल्स एंड रेगुलेशन समान है, एमपी के जगह छत्तीसगढ़ बन गया, एमपी को काट के छत्तीसगढ़ बना दिया गया। तो ये जब एमपी में एक्ट चल ही रहा था और बढ़िया ठीक ठाक चल रहा था, उसमें काहे अलग से नया कानून लेके आए, काहे बदलाव करें? तो क्या कि ये कानून ठीक लगा, एज इट इज हमने उस कानून को अपना लिया, लेकिन जहां जहां पे एमपी था वहां पे छत्तीसगढ़ कर लिया, बस नाम चेंज, कॉपी पेस्ट मार दिया, एमपी की जगह छत्तीसगढ़ कर लिया। जैसे बचपन स्कूल में प्रोजेक्ट मिलता था, तेरा क्या प्रोजेक्ट, तेरा क्या, अच्छा लाओ भाई, कॉपी पेस्ट मार दिए, नाम शुरू का चेंज कर दिए, एक आध दो हेडिंग चेंज कर दिए, बस नया प्रोजेक्ट बन गया। बस वैसे यहाँ पे भी किए, तो उसको बोलते हैं अनुकूलन आदेश, विधि अनुकूलन आदेश, ठीक है। लॉ एडेप्टेशन ऑर्डर 13 जून 2001 को, मतलब उसको अडेप्ट कर लिए, अपना लिए एज इट इज 13 जून 2001 को। इसके द्वारा क्या किया गया? मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 नियम अधिसूचना सहित मध्य प्रदेश के स्थान पर, मतलब जहां जहां पे एमपी था उसको, उस वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया। क्या किया गया? रिप्लेस किया गया, ठीक है। क्या किया गया? रिप्लेस किया गया। इतनी बात समझ आती है। लेकिन ध्यान रखना, विधि अनुकूलन आदेश द्वारा इसको 13 जून सन 2001 द्वारा अडेप्ट किया गया, ठीक है। एडेप्टेशन ऑर्डर कब निकला? 13 जून सन 2001, लेकिन लागू हो रहा है बोल रहा है 2000 से, ये कैसी बात हुई? अडेप्ट कर रहा है एमपी वाले को 2001 में, लेकिन लागू है 2000 से, ये कैसी बात हुई? तो कुछ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रहते हैं, मतलब भैया पास बाद में हो गया, लागू पहले हो जाएगा, मतलब उसका जो इफेक्ट है वो पहले से रहेगा। बैक डेट बोलते नहीं, बैक डेट से, बस वैसे ही, ठीक। तो 1 नवंबर 2000 से, 1 नवंबर सन 2000 से छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया था और उसी दिन से इसको लागू करवाया गया, बैक डेट से, ठीक है। चलो इतना कल के क्लास में देखे थे। और क्या देखे थे? हाँ, ये चैप्टर्स पढ़े थे, अलग अलग चैप्टर, तो टोटल 11 चैप्टर थे और उसको मैंने याद कराया था। एक तो एडेप्टेशन ऑर्डर कब था? 13 जून 2001, वो याद रख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ कब बना? 1 नवंबर 2000 को, वो याद रख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं, 4 ऑप्शन देके पूछेंगे। ये लागू कब से हुआ? 1 नवंबर 2001 से हुआ, ठीक है। कितने अध्याय? 11 अध्याय। उसमें पहला अध्याय का नाम क्या है? ये नाम भी पूछ सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। ये वाला अध्याय का नाम दे देगा, पूछेगा कि कौन से चैप्टर क्रमांक में, वो आपको बताना पड़ेगा। तो चैप्टर नंबर 1 ये था प्रारंभिक। इसमें धाराएं कहां से कहां तक कवर है? 1 से 2,
कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2। पहले वाले में आपका शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ये सारी चीजें रहती है ना, और कहाँ तक एक्सटेंट है, विस्तार कहाँ तक है, वो सारी चीजें। और दूसरा धारा में क्या होता है? डेफिनेशन, परिभाषा। ठीक, तो इसको मैं कैसे याद किया था? पीआरडी से याद करा था। कैसे याद करा था? पीआरडी, पीआरएमडी, सॉरी पीआरएमडी, आरएमडी करके गुट का आता नहीं। तो पी से प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक, आर से रजिस्ट्रेशन था, एम से मेंबर्स थे इसके, डी से ड्यूटीज थे। इतना क्लियर? फिर 5 में देखो मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटीज। 5 का में अल्पकालीन, ये 5 का अल्पकालीन, कालीन का से जोड़ लेना, अल्पकालीन वाला पॉइंट है। 6वें में बेटा छक्के छुड़ा देते करके ऑडिट वाला पॉइंट याद किए थे, ऑडिटिंग वाला पॉइंट था। 7 में रहेगा तो विवाद होगा ही, 7 और विवाद मतलब डिस्प्यूट्स एंड आर्बिट्रेशन, ये पॉइंट देखे थे। 8 में समापन, लिक्विडेशन देखे थे। 9 में अपराध तथा शास्तियाँ, ऑफेंसेस, नो ऑफेंस करके याद किए थे, याद आ रहा है? ट से 10 और ट से ही ट्रिब्यूनल याद किए थे। 11 में मिसलेनियस है, प्रकीर्ण है। इतना क्लियर? इतना मेरे ख्याल से क्लियर था। अब आज नया पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, है ना। और नया पॉइंट में पहला धारा देखते हैं। पहला धारा देखो, चैप्टर 1 के अंतर्गत, चैप्टर 1 के अंतर्गत जो कि प्रिलिमिनरी है, उसमें 2 धारा कवर होते हैं, पहला और दूसरा। तो पहला धारा क्या करता है? सेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 1 कहता है कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा? संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम। देखो, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, ये उसका नाम होगा। विस्तार कहाँ तक होगा? पूरे छत्तीसगढ़ में। और प्रारंभ कब होगा? कमेंसमेंट कब होगा? यह ऐसी तारीख को प्रयुक्त होगा, मतलब एनफोर्स आएगा, इन फोर्स में आएगा, ठीक है, फोर्स में आएगा, लागू होगा, प्रयुक्त होगा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे। एक अधिसूचना, एक नोटिफिकेशन द्वारा, ठीक है, जो राज्य सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन द्वारा नियत करे, मतलब नियत करना मतलब फिक्स करना। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कब से फिक्स किया है? 1 नवंबर 2000। सर तो वो 13 जून वाला क्या था? वो एडेप्टेशन ऑर्डर है, 13 जून वाला, ठीक है, 13 जून वाला जो है वो एडेप्टेशन ऑर्डर है, ठीक है। ये जो पढ़े ना 13 जून 2001, ये एडेप्टेशन ऑर्डर है। दूसरे धारा में क्या है? दूसरे धारा में ना पूरा डेफिनेशन है, लेकिन ये जो डेफिनेशन अभी पढ़ा दूंगा ना तो पूरा एकदम बोर लगेगा आपको, एकदम बोर लगेगा, इंटरेस्ट पैदा ही नहीं होगा। वैसे भी नया टॉपिक है तो सब आधे ज़्यादा लोग सरेंडर कर रहे होंगे, बोर लग रहा होगा, किसी को समझ नहीं आ रहा होगा, ये सब परेशानी। उसमें से मैं ये पढ़ाना चालू कर दूंगा ना, छोड़ के भाग जाओगे। कार्य क्षेत्र क्या है, प्राधिकृत व्यक्ति क्या है, उपविद्या क्या है, बाईलॉस क्या है, तो सर कब बताओगे फिर इसको? ये दो धारा जो 2 डेफिनेशन आगे बढ़ जाते हैं। आगे जब एक एक वर्ड आएगा ना, जहाँ पे जो काम काम की चीजें, यहाँ जो काम की चीजें नहीं भी हैं, कुछ चीजें नहीं है, कुछ चीजें हैं काम की चीजें, सभी को मैंने लिखा दिया है। लेकिन जब उधर रियल में जो काम की चीजें हैं वो पढ़ते पढ़ते अगर हम आएंगे ना, उसके बाद डेफिनेशन देखेंगे तो अच्छे समझ आएगा। तो अभी उस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ, जो दूसरा धारा है ना उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर 2 पे, सहकारिता अधिनियम 1960, कॉर्पोरेटिव एक्ट 1960, इसके चैप्टर 2 पे आते हैं। तो चैप्टर 2 का नाम क्या था? याद है? पी आर एम डी। पी तो प्रिलिमिनरी कवर कर लिया। आर, आर से क्या था? रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रीकरण, इसी को ही पंजीयन भी बोलते हैं, पंजीकरण, है ना, जो पंजीकृत होगा पंजीयन बोलेंगे उसको, क्लियर है, रजिस्ट्रेशन। अब सहकारी समिति का पंजीयन, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर 2 का नाम है, क्लियर। अब इसमें धारा 3 से धारा 18 तक हमको देखना है, धारा 3 से धारा 18। कुछ चीजें हो सकती है मैं लाइन से धारा बता दूं, कुछ चीजें बीच में हो सकता है स्किप करा दूं, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जो आपके काम का नहीं होगा। हर चीज तो नहीं पढ़ सकते किताब जैसे। अब इसको एकदम इजी लैंग्वेज में लिखाया हूं भैया, इसी के लिए टाइम लग रहा था आपको। अब लिखा गया है, आधा तो लिखा गया, जब तक मैं इसको पढ़ाऊंगा तब तक फिर आप बाकी बचा हुआ लिखा जाएगा। अब चिंता नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट जिनको लग रहा है कि डेली अपलोड होना चाहिए, अब डेली अपलोड होते रहेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। साथ ही साथ मैं ये बता देता हूँ यार कि हमारे यहाँ 1499 रुपये, मात्र 1499 रुपये में डिस्काउंट करके कुछ बच्चों के लिए फुल सहकारिता क्रैश कोर्स अवेलेबल करा है। सहकारिता का क्रैश कोर्स अवेलेबल कराया जा रहा है 1499 रुपये में। लेकिन किसी को सिर्फ सहकारिता वाला पार्ट पढ़ना है तो 699 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। टेस्ट सीरीज दिलाना है तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, 249 में पूरा टेस्ट सीरीज अवेलेबल है इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, दिला सकते हैं। अगर आप ये चीज़ यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिंक अवेलेबल होगा, ठीक है। इसमें क्या है, आपको पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यूट्यूब पे तो सिर्फ वीडियोस मिल रहे हैं, इसके पीडीएफ वगैरह भी अवेलेबल हो जाएंगे, है ना, कोर्स खरीदने पर।
और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। आपका जैसा रेस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से मैं वीडियोस आगे बनाते चलूंगा। अच्छा रेस्पॉन्स आए तो डालेंगे, नहीं तो अगर आप रेस्पॉन्स ही नहीं देंगे तो कैसे हम मेहनत करें इधर पर। ठीक है, तो चलो धारा 3। धारा 3 क्या कहता है? रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी, रजिस्ट्रार एंड अदर ऑफिसर्स। चैप्टर 3 का नाम है, चैप्टर बोलता हूँ, धारा 3 सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 टेल अस अबाउट रजिस्ट्रार एंड अदर ऑफिसर्स। अब पहले तो यही मन में आएगा रजिस्ट्रार कौन है, तो एक ही चीज बता दूं, रजिस्ट्री जो करे वो रजिस्ट्रार है। जो रजिस्टर करे, किसको रजिस्टर करेगा? जो सहकारी समिति की बात कर रहे हैं ना, सहकारी समिति तो पढ़ रहे हैं क्या? तो जो सहकारी समिति है उसका जो रजिस्टर करे, रजिस्ट्रेशन करे, जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास पावर है, वो क्या कहलाता है? रजिस्ट्रार। सिंपल भाषा में बस रजिस्ट्रार मतलब वही समझा जो रजिस्ट्री करे। ये मतलब नहीं कि रजिस्टर अगर बैठ गया मैनुअल काम कर रहा है, लिखा पढ़ी वाला काम कर रहा है, वो वाला काम नहीं है, वो रजिस्ट्रार नहीं है। रजिस्ट्रार मतलब बहुत ऊंचा पद है। ठीक है, तो रजिस्ट्रार हल्के में नहीं लेना। ठीक है, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर मत समझना। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रार है। और अदर ऑफिसर्स, और अदर ऑफिसर और कौन कौन ऑफिसर है उसका नाम उल्लेख इधर। ठीक, तो अब देखते हैं। अब इसको आपको जो जो बता रहा हूँ ना मैं याद भी कराते चल रहा हूँ, सिर्फ इधर बता के छोड़ने में मजा नहीं आता, समझा के छोड़ने में मजा नहीं आता। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैं याद कराते चलता हूँ। चैप्टर 11 चैप्टर थे, मुझे लगा याद कराना चाहिए थोड़ा सा भी। आप उसमें एक ट्रिक डाल दो ना, ट्रिक का इफेक्ट, ट्रिक तो नहीं बोलेंगे, निमोनिक कोड है, छोटा मोटा हिंट दे दो तो वो याद रह जाता बच्चों को। मैं तुरंत तुरंत पढ़ता हूँ, तुरंत तैयार कर लेता हूँ और बच्चों को भी तुरंत बता देता हूँ। ठीक है, तो वह ये पूरा आपको याद करा के दिया जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, ये जो रजिस्ट्रार है और अन्य अधिकारी हैं, इसका अपॉइंटमेंट, ठीक है, दे आर अपॉइंटेड बाई स्टेट गवर्नमेंट। ये याद रख लेना भैया। ये सारे जो रजिस्ट्रार है ना और अदर ऑफिसर्स है, कौन अदर ऑफिसर सर, कौन अदर ऑफिसर बता तो दो। ये जो लिखा हुआ है ना वो अदर ऑफिसर्स, ये अपॉइंटेड बाई, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? अपॉइंटेड बाई स्टेट गवर्नमेंट। किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट। लिख करो इसको। ठीक है, किसके द्वारा नियुक्त की जाती है? राज्य सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अब अगर मैं बात करूं, ये राज्य सरकार नियुक्त कर तो देता है, ठीक है, राज्य सरकार नियुक्त तो कर देता है। ये हो गया आपका राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। ये सबसे बड़े अधिकारी रजिस्ट्रार की नियुक्ति करता है, रजिस्ट्रार। ठीक है, किसकी नियुक्ति करता है? रजिस्ट्रार की नियुक्ति करता है। अब रजिस्ट्रार भैया अकेले कितना काम संभालेगा? ठीक है, अकेले कितना काम संभालेगा? ठीक, मैं क्या तबीयत अभी खराब हो गई थी, टाइफाइड हो गया था, तो मैं ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाता। ऐसा लगता है कि पैर लड़खड़ा आ रहा है, गिर जाऊंगा, तो थोड़ा मैं बैठ लेता हूँ, बैठ के समझाता हूँ, जहाँ पे लिखना होगा उसको आपको लिखा दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि रजिस्ट्रार तो बड़ा पद हो गया। रजिस्ट्रार अकेले काम कर लेगा क्या? नहीं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अब धीरे धीरे जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं हुआ था, ये इंस्टीट्यूट या कोचिंग इंस्टीट्यूट ग्रो नहीं हुआ था, तब तो हम खुद ही पॉम्पलेट बांटते थे, खुद ही पढ़ाते थे, खुद ही वीडियो एडिट करते थे, खुद ही रिकॉर्ड करते थे, खुद ही कॉल कर लेते थे, खुद ही मैसेज करते थे, सब चीज़ खुद ही करते थे, चेयर खुद अरेंज करते थे, नोट्स खुद बनाते थे, टाइप खुद कर लेते थे, सारी चीज़ें खुद कर लेते थे। लेकिन आज मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें कर चुकूँ। तो आज मेरा काम रहता है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना। मैं आऊँगा तो पीडीएफ रेडी रहेगा, मैं आऊँगा तो नोट्स रेडी रहेगा, मैं बता दूंगा कि कहाँ से कैसे नोट्स बनाना है, क्या लैंग्वेज यूज़ करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, बना के कोई और रखेगा। तो ये क्यों कर रहा हूँ मैं? अपने बर्डन को कम करने के लिए, हल्का करने के लिए। ठीक है, कुछ स्टाफ भी हैं, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चों को हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा सकता, तो लिमिटेड टाइम हो गया है बिजी शेड्यूल के कारण, तो स्टाफ भी रिक्रूटेड है। वैसे ही रजिस्ट्रार के हेल्प के लिए अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। किसकी? अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। वो अधिकारियों का क्रम आपको याद रखना है कि कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, कौन बड़ा कौन छोटा, वो याद रखना। ठीक है, किसके ऊपर कौन आता है, क्रमशः आप याद रखिएगा। सर कैसे याद रहेगा? तो देखो, एक हमारे में जैसे मैं साहू ना, मैं योगेंद्र साहू, नाम तो मालूम नहीं, सरनेम मालूम है ना, वैसे ही साहू की जगह साव भी होता है, कई लोग साव सरनेम लिखते हैं, SAO। तो अजीत साव करके नाम याद रखना, अजीत साव। अब ये क्या मेरे फ्रेंड का नाम हो गया लकली, फ्रेंड नहीं हो तो दूरदार का ऐसे ही दोस्त था, इल्टा चिल्टा वाला दोस्त था। तो AJ साव, अजीत साव, ये नाम याद रखना, अजीत साव। ए से याद रखेगा। देखो सबसे ऊपर तो राज्य सरकार होगी, राज्य सरकार नियुक्त कर रहा रजिस्ट्रार को, और बाकी को भी रजिस्ट्रार के साथ बाकी लोगों को भी राज्य सरकार ही नियुक्त करेगा। याद रखना, राज्य सरकार ही नियुक्त करेगा, जितने नाम दिख रहे हैं ना सब राज्य सरकार नियुक्त करेंगे। तो ये ए से याद रखना एडिशनल रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार उसका नाम है एडिशनल रजिस्ट्रार, ए से एडिशनल रजिस्ट्रार। जे से याद रखना ज्वाइंट रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार। एस से याद रखना सब रजिस्ट्रार
या इसी कोई उप रजिस्ट्रार भी बोलते हैं, जिसका अदर नाम डिप्टी रजिस्ट्रार भी है। जैसे डिप्टी कलेक्टर होता है ऐसी डिप्टी रजिस्ट्रार हो गया। एस से सब रजिस्ट्रार, यहाँ पे एक वर्ड लिख लेना, सब रजिस्ट्रार। ए से याद रखना असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ये ए से एडिशनल था, ये ए से असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, सहायक रजिस्ट्रार। और ओ से अदर ऑफिसर, और लगे भैया जिसका नाम उल्लेख नहीं है, जो कर्मचारी लगे वो सब नियुक्त कर सकते हैं, जो अधिकारी लगे सब नियुक्त कर सकते हैं। और ये एक के ऊपर ऐसे नीचे आते जाते हैं, ठीक है। मतलब ऊपर सबसे बड़ा पद है राज्य सरकार, फिर समझ लो रजिस्ट्रार, देन ये सारे पद आ गए। क्लियर, इतनी बात समझ आती है क्या? चलिए अब आगे चल के आपको एक धारा मिलेगा, धारा 78। कौन सा धारा? धारा 78। धारा 78 मिलेगा। धारा 78 में ये बताया गया है कि ये एडिशनल रजिस्ट्रार और ज्वाइंट रजिस्ट्रार है ना, अपर रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रार, अपील करने का पावर इन्हीं के पास है, ठीक है। अपील करने का पावर इन्हीं के पास है, ठीक है। किसके लिए पावर? अपील करने के लिए। सर कौन किसका अपील कर रहे हैं? देखो क्रिकेट मैच देखे हो, ऐसे बॉलिंग डाले, एलबीडब्ल्यू आउट हुआ या कुछ आउट हुआ, आउट है कि नहीं है ऐसे चिल्लाते हैं, अंपायर नहीं बोल देता है, फिर ये अपील करते हैं कि नहीं भैया मेरे को, हमको क्या चाहिए, ऐसे कुछ इशारा करते हैं, तो वो थर्ड अंपायर के पास जाता है, जो कैमरा से देखते रहते हैं कि आउट है कि नहीं है। तो आप इस डिसीजन से सहमत नहीं है तो ये मैटर कहाँ चले गया? वो थर्ड अंपायर के पास चले गया। वो कैमरे में देख रहा है, वो डिसाइड करके बताएगा हाँ ठीक है भैया आउट है कि नहीं है, वो बताएगा। तो ये क्या किया जा रहा है? अपील किया जा रहा है। कभी ऐसे तो सुने होंगे कि मामला कोर्ट में था, फिर कोर्ट से हाई कोर्ट गया, वो हाई कोर्ट के डिसीजन से नहीं सहमत हुए कोई, तो सुप्रीम कोर्ट चल दिया। इसको बोलते हैं अपील करना। तो वैसे ही कोई नीचे के अधिकारी से आप किसी तक कारणवश डील करना पड़ा, सहकारी समितियों को किसी भी मामले में कोई फंसा, पेच फंसा, और इनके निर्णय से सहमत नहीं है, इनके निर्णय से सहमत अगर नहीं है तो ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, ऐसा वाला सिस्टम नहीं है, ध्यान रखना। वही मैं बताना चाह रहा हूँ। धारा 78 में कहता है कि अगर आप इससे भी सहमत नहीं है, इससे भी सहमत नहीं है, इससे भी सहमत नहीं है, इन तीनों में से किसी से सहमत नहीं है, तो आप किसके पास जा सकते हो? या तो ज्वाइंट रजिस्ट्रार या एडिशनल रजिस्ट्रार के पास जा सकते हो। सर कौन बोलता है ऐसा? कौन बोलता है? धारा 78 बोलता है, ठीक है। क्लियर, तो इन्हीं के पास ही अपील की सुनवाई करने की शक्ति है। केवल किसके पास? केवल अपर रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार को, ठीक है। ये बात समझ आई? तो रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी रजिस्ट्रार के अधीन होंगे और उसके साधारण मार्गदर्शन, जनरल गाइडेंस और सुपरविजन तथा नियंत्रण कंट्रोल के अधीन कार्य करेंगे। ये भले हिंदी में लिखा है, मैं बता भी तो हिंदी में रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश मीडियम बच्चे काहे चिंता करते हो यार? मैं तो जो टर्मिनोलॉजी है उसको इंग्लिश में बताता ही हूँ, ठीक है। तो जो काम की चीजें वो इंग्लिश में बताऊंगा आपको, है ना। तो इसके लिए किसके? जनरल गाइडेंस और सुपरविजन तथा कंट्रोल के अधीन कार्य करेंगे। मतलब देखो कार्य तो रजिस्ट्रार ही करेगा, लेकिन अपना थोड़ा बहुत समझ लो पावर दे दिया, उसके अंतर्गत जो काम कर रहे हैं ना, और ये अजीत साव वाले जो लोग हैं, अजीत साव, वो भी काम करेंगे, ठीक है। उनके पास भी वही पावर होगा, लेकिन किसके मार्गदर्शन में काम करेंगे? किसके मार्गदर्शन में काम करेंगे? तो रजिस्ट्रार के मार्गदर्शन में काम करेंगे, उसके जनरल गाइडेंस के, उसके सुपरविजन में, उसके कंट्रोल में काम करेंगे। समझ आई बात? जैसे मैं भी नहीं ले रहा था क्लास, ठीक है, 10 दिन 12 दिन एडमिट था। अब मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ तो क्या क्लास हुआ ही नहीं? क्या हुआ? ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन हुआ, ठीक। अब यहाँ का ओनर तो मैं हो गया, लेकिन मैंने कुछ अपने अंदर व्यक्ति अपॉइंट करके रखे हुए हैं कि भैया मैं नहीं रहूं या रहूं भी तो भी आपको इस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो क्लास चल रही है, जो मेरी क्लास रहती थी वो नहीं हुई, बाकी क्लास चल रही है। किसके मार्गदर्शन में काम हो रहा है? मेरे मार्गदर्शन में। हाँ, इतना टाइम में ले लेना, इतना टाइम में ले लेना। जो नोट्स बनाने का काम है जिनका, है ना, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, उनको मैंने बोल दिया कि ऐसे ऐसे नोट्स क्रिएट करना है, नोट्स क्रिएट हो गया। कॉल उठाने वाला काम है, कॉल उठाने करना है, टाइप करने वाला टाइप ऐसे कर लेना। तो सारे के सारे किसके? मेरे अधीन ही तो काम कर रहे हैं, मेरे नियंत्रण में काम कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं, ठीक है। तो बस वैसे ही रजिस्ट्रार होता है, लेकिन उनके हेल्प के लिए बाकी लोग भी है ना, वो बाकी लोग काम करेंगे, रजिस्ट्रार भी करेगा, लेकिन रजिस्ट्रार के अंतर्गत बाकी लोग रह के काम करेंगे, ठीक है। उनका बात सुनेंगे, है ना। ये बात समझ आई? और ये सेक्शन 78 को याद रखना। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। धारा 4 की बात करते हैं। सोसाइटियां जो रजिस्ट्री की जा सकेंगी, सोसाइटीज विच में भी रजिस्टर्ड। अब सोसाइटीज का मतलब क्या? मैंने बताया था अमूल वाले एग्जांपल में कि 8-10 लोग को लग रहा है कि यार ये काम करना चाहिए भैया, तो कोई एक काम आया, किसी के मन में आइडिया आया, और मुझे मालूम चला कि भैया ये काम करने के लिए मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, लेकिन मैं ठहरा गरीब आदमी, मेरे पास कितने? 10,000 रुपए, इससे ज़्यादा पैसा नहीं हो पाएगा, सब सारे
सामान बेच दिया, 10,000 रुपये इकट्ठा हो गया। ठीक है, मेरे मन में एक आइडिया आया। अब मैं क्या किया, आसपास के 9 लोगों को इकट्ठा किया, मतलब एक मैं और बाकी 10 लोग हो गए। मेरे पास 10,000, वैसे 10 लोग के पास 10,000 हो गए, तो 1 लाख की जो पूर्ति है जिससे काम धंधा स्टार्ट किया जा सकता है वो तो मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, सबको इकट्ठा कर लिया, हाँ भैया ये काम चालू करते हैं, काम चालू हो गया, समझ लो समिति बन गई एक उदाहरण के तौर पे। इतनी बात समझ आती क्या? ठीक है, तो ऐसे लोग आए हम लोग, और किस लिए काम कर रहे हैं, आर्थिक हित के लिए, है ना। और किसके फायदे के लिए, अपने जो 10 लोग हैं भैया, जो फायदा होगा, फायदा नुकसान हम ही लोग तो बांटेंगे। तो सोसाइटीज क्या होती है, यही जो अपने बेनिफिट के लिए काम करे, कॉमन गोल के लिए काम करे, ये तो पहले देख चुके हैं। और वही रजिस्टर्ड होंगे, यही बोल रहे हैं ना, उसी उद्देश्य से आएंगे तो रजिस्टर्ड होगी। किसी भी ऐसे सोसाइटी को जिसका मोटिव क्या है, अपने सदस्यों के आर्थिक हित को ठीक करना है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की जा सकेंगी। कौन रजिस्टर्ड किया जाएगा, है ना, कैसे सोसाइटीज रजिस्टर्ड हो जाएंगे, जिनका मोटिव जिनका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट या टू सिक्योर देयर इकोनॉमिक बेनिफिट, किसके, मेंबर्स के। ठीक है, उन लोग को रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेंगे, है ना, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। ठीक है, तो उनके बेनिफिट, उनके इंटरेस्ट पे काम करेंगे, ऐसे लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, इतना समझ आया? चलो ठीक। और ये भैया थोड़ा लीगल काम होना चाहिए ना, थोड़ा अच्छा वाला काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं चलो इकट्ठा कर होते हैं, जुआ खिलाते हैं, सट्टा खिलाते हैं, आईपीएल में पैसा लगवाते हैं, ऐसा काम नहीं, अंदर हो जाएंगे सबके सब। ठीक है, तो जो ठीक ठाक काम है, लीगल काम है, उसकी बात की जा रही है। आगे चल के देखो, ये धारा 4 के बाद धारा 6 दे दी है। धारा 5 इंपॉर्टेंट है, चलो बता देता हूँ। धारा 5 आपको देखना पड़ेगा। धारा 5, चलो यहीं पे मैं बताता हूँ क्या है, जगह खाली। चलो जगह खाली नहीं मिल रहा, बोर्ड पे ही बताते हैं। धारा 5 सुन लेना, उसको नोट डाउन कर लेना, नोट्स में छूट गया। धारा 5, धारा 5 सेक्शन 5। सेक्शन 5 किसकी बात करता है, लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की स्पेलिंग गलत हो गई, लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटीज वाले सहकारी समिति की होती है, सहकारी समिति। लिमिटेड मतलब होता है परिसीमित, और इसका मतलब होता है अपरिसीमित। परिसीमित सहकारी समिति की बात करता है। अब ये परिसीमित और अपरिसीमित क्या होता है, एक मैं कंपनी का ना उदाहरण देके आपको समझाता हूँ। ठीक है, कंपनी का उदाहरण देके समझाता हूँ। आमतौर पे कभी ऐसे आईपीओ वर्ड सुने हो क्या, आईपीओ? ठीक है, आईपीओ सुने हो क्या? परिसीमित और अपरिसीमित दायित्व, लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली सहकारी समिति के गठन की बात करता है। इसके गठन की बात करता है, लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटीज या परिसीमित और अपरिसीमित दायित्व वाले सहकारी समिति की बात करता है। कौन सा? धारा 5। इसी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ क्या होता है। अब देखो फिर से एक उदाहरण देता हूँ, बेसिक से उदाहरण, हर एक कंसेप्ट समझाने का प्रयास करता हूँ मैं ना। उसमें फिर आप कमेंट मत करना कि सर ये नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा। छोटी छोटी सी जिसको ना आवश्यकता नहीं है समझाने की, बस रटा के पढ़ा के आगे बढ़ जाना, फिर भी आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर रहे करके मैं बता रहा हूँ, ताकि छोटे से छोटे एकदम डीप से डीप क्वेश्चन पूछे ना तो आपको बन जाए। देखो एक कंपनी आती है, ठीक है, एक कंपनी आ रही है, कंपनी के हिसाब से मैं समझाऊंगा, अपना एग्जांपल देके समझाऊंगा तो आपको अच्छे समझ आएगा, क्योंकि मेरे को अपना एग्जांपल देते बनता है। तो देखो कंपनी एक आई, कंपनी को मालूम है कि भैया मैं 5 लाख रुपए मुझे लगेंगे एक बिजनेस को सेटअप करने में, 5 लाख रुपए लगेगा, और 5 लाख रुपए कोई अकेले एक व्यक्ति तो नहीं दे सकता। ठीक है, तो एक व्यक्ति नहीं दे सकता, तो क्या किए लोग, 5 लोग अलग अलग पार्टनरशिप कर लिए। तो सभी के सभी कितने देंगे, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख सब देंगे। लेकिन ये बताओ कोई काम चालू करेंगे तो क्या एक साथ एकदम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देंगे? नहीं, धीरे धीरे जरूरत पड़ती है काम की।
तो इन लोग क्या हो गए, जो पार्टनर है ना, इसको पार्टनर्स बोल लो या शेयर होल्डर बोल लो। आप एक टर्म सुने होंगे, अगर जो कोई कॉमर्स पढ़ा होगा या ऐसे कभी पढ़े होंगे ना, तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पढ़े होंगे, या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी पढ़े होंगे, एलएलपी और एलएलसी ये पढ़े होंगे, बस वैसे ही है। तो ये पार्टनर बोलो या शेयर होल्डर बोलो, सभी लोग शेयर होल्डर है ना, शेयर होल्डर है मतलब पार्टनर से या शेयर होल्डर समझ लो। 1-1 लाख लगा हुआ है, तो जब प्रॉफिट होगा भैया तो भी उसी रेशो में बांटेंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ शुरुआत में 5 लाख की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। शुरुआत में काम धीरे धीरे स्टार्ट हुआ तो उतना पैसा नहीं हुआ, तो सब 5 लोग ने बोला कि नहीं हम 1-1 लाख रुपए मिला लेंगे। लेकिन अभी शुरुआत में समझ लो 2.5 लाख की जरूरत पड़ी। कितने लाख की? 2.5 लाख की। अब 2.5 लाख की जरूरत पड़ी तो सब कोई क्या कर लिए, 50,000 रुपए कंट्रीब्यूट कर लिए। 50,000 इंटू 5 2.5 लाख हो गया। इतनी बात समझ आती है? ठीक है। अभी इसको और कितना देना, ये 1 लाख वाले को हर किसी को 50,000 पेमेंट करना है। सर ये समझ नहीं आ रहा है 5 लाख वाला। देखो एक उदाहरण देता हूँ। अब मैं कोचिंग रन किया, मुझे मालूम था कि अगर भैया आगे चल के इसमें कितने का सेटअप आना है, आगे चल के इसमें मेरे को 8-10 लाख 20 लाख रुपए तो सेटअप लगेगा ही, रूम का, घर का, सारी चीज़ें, ये सब 8-10 लाख का सेटअप लगेगा। क्लियर? लेकिन शुरुआत में कितने से किया पता है? जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट क्या, कैसे? 3 बच्चे आते थे पढ़ने, 3 बच्चे आए, नॉर्मल चेयर जो घर में था उसी में बैठे पढ़ाए, और बोर्ड भी नहीं पढ़ाता था, उन्हीं का कॉपी, उन्हीं का पेन, उन्हीं का किताब, सारी चीज़ उन्हीं की, बस जबान मेरा, दिमाग मेरा, पढ़ा देते थे। फिर धीरे से और स्टूडेंट आए, बढ़ गए, चेयर ही नहीं है। मैं बोला बेटा अपने घर से लाओ, अपने घर से लाओ चेयर। चेयर लेके आए अपने घर से, मतलब ठीक है। फिर अब अच्छा नहीं लगने लगे कि नहीं चेयर तो कम से कम खरीद लेनी चाहिए। कुछ और बच्चे बढ़ गए तो 7-8-10 चेयर लेके आ गए, थोड़े बहुत पैसे के 1,000-2,000। फिर लगा कॉपी किताब में बताने में मज़ा नहीं आ रहा है, एक काम करते बोर्ड लेते हैं, 2-3 में बताते बनता है। तो सामने वाइट बोर्ड लिए, 2700 रुपये का खर्चा था, 6/4 का, 6x4 का बोर्ड लिए, उसमें कुछ खर्चा हुआ? पूरा पैसा एक साथ लगा क्या? नहीं। आगे चल के फिर और चेयर लिए, वाइट बोर्ड को हटा के स्मार्ट बोर्ड कर लिए, कैमरा लग गया, 8-10 लाख का खर्चा हो गया सारे सेटअप करते हुए। तो आज 2 साल बाद 8-10 लाख रुपए का लगा है ना, शुरुआत में थोड़ी लगा था। तो अगर यही काम सोचो 4-5 लोग मिल के चालू करते कि यार मैं अकेले तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, अकेले तो फैकल्टीज का सैलरी नहीं दे पाऊंगा, अकेले ऐसा नहीं कर पाऊंगा, अकेले ऐसा नहीं कर पाऊंगा, 4-5 लोग मिल जाते हैं, तो चारों पांचों को आज के आज 8 लाख रुपए जमा करना पड़ता क्या? नहीं करना पड़ता। धीरे धीरे जैसे जैसे काम पड़ता वैसे वैसे पैसा जमा करते। समझ आई बात? तो वैसे ही इस उदाहरण में भी 5 लाख का जरूरत था आगे चल के, लेकिन 1-1 लाख रुपया मिलाएंगे ऐसे बोले, 1-1 लाख के शेयर होल्डर है समझ लो, और 50,000 रुपए भी दिए। इनको देना कितना बचा? अभी 50,000 और ड्यू है। अब ये कंपनी घाटे में चले गई, लॉस हो गया, दिवालिया घोषित, तो लॉस हो गया समझ लो पूरा। जो थोड़ी प्रॉफिट, लॉस भी हो सकता है, लॉस हो गया। अब इसको देने निकले पैसे दूसरों को, दूसरे वाले आए भैया पैसा लेने के लिए कि भैया हमारा पैसा दो, लॉस हो गया है, उधार में लिए थे जो पैसा दो। तो जितना एसेट था, मतलब जितनी संपत्ति थी, बेच बाच के भी पूरा चुकारा नहीं हो पाया। तो अब इन लोग के पास आएंगे, कहाँ है वे, कहाँ है कंपनी, तो तुम चालू किए, इधर तुम ही लोग तो शेयर होल्डर हो, दो पैसा हमारा। तो लॉस हो गया होगा, मान के चलो 10 लाख रुपए का लॉस हो गया, 10 लाख रुपए का लॉस हो गया। अब इसके पास आएगा ये व्यक्ति, मान के चलना, ये जो ये हीरो है ना, क्या व्यक्ति का नाम है ये बोलेगा कि भैया 1 लाख रुपए ही तो मैं कंट्रीब्यूशन किया था, मतलब मेरी जिम्मेदारी 1 लाख तक थी, उसके ऊपर 1 रुपए की जिम्मेदारी नहीं है मेरी। और हाँ 50,000 बस दिया था, 50,000 ड्यू है, तो ये 10 लाख रुपए मैं नहीं देने वाला, मैं दूंगा सिर्फ और सिर्फ क्या? 50,000। इसी को बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी, सीमित देयता बोल सकते हो, या सीमित दायित्व, या परिसीमित, इसमें वर्ड यूज करते हैं परिसीमित। मतलब फिक्स हो गया, मैं इतने का शेयर होल्डर हूं ना, तो लाभ भी इतने के हिसाब से लूंगा, तो लॉस भी इतना ही झेलूंगा, इसके ऊपर का मेरे को नहीं मालूम। इसी को बोला जाता है परिसीमित भर्ती। परिसीमित भर्ती बोलता हूँ, महिला परीक्षा का याद आ रहा है, परिसीमित दायित्व, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी। एक और अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, उस केस में क्या हो जाता? 10 लाख रुपए का लॉस हुआ ना, जो पैसा लेने वाले हैं, बे तू निकाल भाई 50,000, मैं तो नहीं भाई 1 लाख रुपए तक का ही जिम्मेदारी लिया था, वो सब मैं नहीं जानता, पूरा 10 लाख निकाल, किसी भी पकड़ के उससे वसूली किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला है। अरे जितना प्रॉफिट होगा उसको देखेंगे, जितना लॉस होगा उसको झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो अनलिमिटेड वाले कैटेगरी में आ जाता है। इतनी बात समझ आती है? जैसे वो जोड़ो जोड़ो वाला कंसेप्ट रहता है नेटवर्क मार्केटिंग का, 2 लोग को जोड़ो, 2 लोग और 2 लोग को जोड़ेंगे, उनसे पैसा लो, वो और जोड़ेंगे, आपको कमीशन मिलेगा। फिर जैसे जैसे फायदा होता है, फिर एक टाइम के बाद फायदे के बाद नुकसान होता है, जो सबसे ऊपर वाला व्यक्ति रहता है वो भग जाता है पैसा लेके, वो लिमिटेड लाइबिलिटी वाला हो जाता है समझ लो, वो पैसा लेके भग गया। पकड़ा कौन जाता है? सबसे जो नीचे तबके के लोग रहे, बेचारे गाँव के भोले वाले व्यक्ति लोग रहते हैं, उन लोग इस घेर में फंस जाते हैं।
दूसरे लोग फिर उसका फिर बत्ती देते हैं, उसको मारते पीटते कि भैया तुम पैसा निकालो, तो उसका घर का संपत्ति बेच दे रहे हैं, टीवी फ्रिज जो आप आ रहा है उसको उठा ले रहे हैं, तो वो फंस जाता है। बस वैसे ही कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी मैंने बता दिया है ना, लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी मैंने बता दिया, आपको क्लियर कर दिया। और ये कौन से धारा में है, धारा 5 में है, ठीक है। कौन सी धारा में है, धारा 5 में है। अब देखो यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ में जितने भी सहकारी समिति हैं, है ना, जो छत्तीसगढ़ के जो सोसाइटी हैं, सहकारी समिति या कोऑपरेटिव सोसाइटी, छत्तीसगढ़ के जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी वाले हैं। क्या वाले हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी वाले हैं। लाइबिलिटी सीमित या परिसीमित, परिसीमित जोड़ दिया, सीमित वर्ड होता है परिसीमित, ठीक है, एक परि एक्स्ट्रा जोड़ दिया, परिसीमित दायित्व वाले हैं, धारा 5 ये कहता है, ठीक है, ये धारा 5 कहता है। इतना क्लियर है ना। तो इसकी भी सीमित परिसीमित दायित्व होगी, मतलब लिमिटेड वाला रहेगा, लिमिटेड इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। और प्राथमिक समिति, एक प्राथमिक समिति क्या होता है, प्राथमिक समिति जो सबसे शुरुआत में समिति बनी उसको प्राथमिक समिति, शुरुआत मतलब जैसे ये एक मैंने मिल के कपड़ा का दुकान खोला, उदाहरण पे तौर पे, ये भी कपड़े की दुकान खोले, ये भी कपड़े की दुकान खोले, ये भी कपड़े की दुकान खोले, तो बोले भैया ये जीन्स बेचता है, ये बोले भैया टॉप बेचता है, ये बोले भैया लड़के लोग का कपड़ा बेचता है, ये बोले आंटी लोग का साड़ी वाड़ी बेचता है, लेकिन सब ऑपरेट कर रहे दुर्ग जिले में। मैं बोला नहीं भैया काम करो, हम सब मिल जाते हैं, 4 लोग, 4 व्यापारी है, 4 लोग मिल जाते हैं दुर्ग जिले में, 4-5 लोग ऐसे मिलके क्या कर लिया, एक जिला स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, किसको बोलेंगे, जिला स्तरीय, जिला स्तरीय है ना, जिला स्तरीय एक और सोसाइटी बना लिए। तो एक और जिला स्तर पे एक और सोसाइटी हो गई, ये लो बड़ा सा सोसाइटी, जिसके मेंबर ये खुद एक और सोसाइटी है, इसका मेंबर एक और सोसाइटी, इसका मेंबर ये खुद एक सोसाइटी, ऐसा समझ ये बात कि भैया सब एक जगह रख लेते हैं और वहां से फिर डील होंगे, कोई कस्टमर नहीं छूटेगा, फायदा ही फायदा, पैसा ही पैसा होगा। ये समझ आती बात। तो ये सब, ये जितने प्राथमिक समिति बोलो, जिला स्तरीय समिति बोलो, छत्तीसगढ़ में जो समिति है वो कैसे रहेगी, लिमिटेड लाइबिलिटी है, क्या ना, कि लॉस हो गया तो इसके जो मेंबर्स रहेंगे उनको पकड़ पकड़ के भी अनलिमिटेड पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जितने वो हिस्सेदार हैं, जितने पूंजी के उन्होंने दायित्व लिया हुआ है उतना ही पटाएंगे वो, बाकी और नहीं पटाएंगे, क्लियर। तो ये धारा 5 हो गया। अब आता है धारा 6, धारा 6, धारा 6 सेक्शन 6, सेक्शन 6 क्या बोलता है, रजिस्ट्रेशन की शर्तें, कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन, कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ओके, अच्छे अच्छे कंडीशंस है इसमें, क्या है, अच्छे अच्छे कंडीशंस है सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन। यहाँ इंपॉर्टेंट भी है ना, क्या क्या कंडीशन है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा सहकारिता दुनिया वाले में, है ना, ध्यान रखना, याद रख लेना, लिख के जाना ये बात को कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्या बोल रहा है, क्या कंडीशन है, कंडीशन मैं बताते चलता हूँ, देखो मिनिमम 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 10 मेंबर होने चाहिए, 10 मेंबर होने चाहिए। ये बोले कि नहीं यार, मैं और आप एक जन कोई मिल गया, मैं और आप चलो समिति गठन करते हैं, मन आया अचानक से कर दिए, ऐसा नहीं होता, कम से कम 10 लोग चाहिए। कितने लोग, 10 लोग चाहिए, ठीक है, मिनिमम कितने लोग चाहिए, 10 लोग चाहिए। अब मान के चलो, देखो 10 लोग चाहिए, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन किसी किसी के परिवार में ही 10 लोग हो जाते हैं। अभी तो 1 बच्चे, 2 बच्चे, 4 बच्चे ऐसे हैं, हम 2 हमारे 2 वाला कंसेप्ट है, लेकिन हम 2 हमारे 2 क्रिकेट टीम, हम 2 हमारे 2 फुटबॉल टीम, ऐसे चलता था, 10 15 20 ऐसे बच्चे आते थे। तो भैया एक ही घर के अंदर क्रिकेट टीम है, वो बोले कि नहीं सब मिल जाते हैं, सहकारी समिति गठन हो गया, ऐसा भी नहीं चलेगा। तो ये जो 10 मेंबर है ना, अलग अलग फैमिली से आने चाहिए, अलग अलग कुटुंब से, अलग अलग फैमिली से। तो जो वर्ड यूज हुआ है वो है कुटुंब, कुटुंब मतलब फैमिली समझ लेना, ठीक है, क्लियर। तो वो कुटुंब, वो फैमिली के मेंबर नहीं होने चाहिए, एक फैमिली का एक व्यक्ति, ठीक है, एक फैमिली का एक व्यक्ति, ठीक है। तो क्रिकेट टीम वाली बात नहीं बनेगी इधर, मिनिमम 10 मेंबर होने चाहिए, है ना, मिनिमम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन मिनिमम कितना, 10 मेंबर होने चाहिए। उसमें भी मैंने बोला कि क्या होना चाहिए, 10 मेंबर में आपके अलग अलग फैमिली से होने चाहिए, ठीक है, और बालिग होने चाहिए कम से कम, है ना, एकदम नाबालिग लोग नहीं, बच्चे बच्चे हैं, एक आइडिया है और सहकारी समिति गठन कर दी, ऐसा नहीं होता। एक अपवाद है उसका, अपवाद वो जब कोई बच्चे के ही बेनिफिट के लिए कोई सहकारी समिति बनाया जाए ना, उसके लिए छूट है, उसके जो मेंबर्स हैं वो कम उम्र के हो सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम 10 मेंबर हो गए। अब क्या सवाल ये पूछूं मैं, और क्या पता कोई पूछा जाए, कि अगर 10 मेंबर हो गए, अब क्या सवाल ये पूछूं मैं, और क्या पता कोई पूछा जाए, कि अगर 10 मेंबर हो गए, अब क्या सवाल ये पूछूं मैं, और क्या पता कोई पूछा जाए, कि अगर 10 मेंबर हो गए, अब क्या सवाल ये पूछूं मैं, और क्या पता कोई पूछा जाए, कि अगर 10 मेंबर हो गए, अब क्या सवाल ये पूछूं मैं, और क्या पता कोई पूछा जाए, कि
अगर रजिस्ट्रार चाहे तो 10 से नीचे मेंबर कर सकता है क्या? रजिस्ट्रार चाहे तो 10 से नीचे मेंबर कर सकता है क्या? तो हाँ, कर सकता है। रजिस्ट्रार को लगता है कि नहीं भैया, इस काम के लिए 10 मेंबर नहीं जुगाड़ हो पाएंगे, तो क्या कर सकते हैं, 10 मेंबर जुगाड़ नहीं हो पाए तो 8-9 मेंबर में भी काम चला सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर? ठीक है, चलिए, इतनी बातें समझ आती हैं? ठीक, तो रजिस्ट्रार चाहे तो 10 से कम मेंबर कर सकता है, लेकिन किसके ऊपर निर्भर करता है? रजिस्ट्रार के ऊपर। और उसके चेले चपाटे थे उन लोग के ऊपर नहीं। रजिस्ट्रार चाहे तो 10 से कम कर सकता है। ठीक है, लेस देन 10 मेंबर बोल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अभी इसमें अमेंडमेंट हुआ ना, अभी जो इसका बेयर एक्ट भी देखने जाओगे ना, नियम कानून वाला, वो अपडेटेड नहीं है। मैं देख रहा था उसमें 20 मेंबर लिखा हुआ था। कितने मेंबर लिखे हुए थे? 20 मेंबर। लेकिन अब अमेंडमेंट आ गया, तो ये जो नोट्स मिलेंगे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई इधर उधर आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा अपडेटेड फॉर्म में रहेगा, है ना, कहीं भी तामझाम नहीं करना पड़ेगा। तो सोसाइटी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए यह आवश्यक है कि वह कम से कम 10 सदस्यों से मिलकर बना हो। ये तो देख ही लिए, मिनिमम 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोसाइटी, है ना, टू रजिस्टर अ सोसाइटी। क्लियर? लेकिन 1960 के अधिनियम में ये 20 मेंबर बोला गया था, ये जो 10 है ना, तो मिनिमम 20 मेंबर्स वो रिक्वायर्ड एट दैट टाइम। कौन से टाइम में? 1960 के एक्ट में। लेकिन अभी अभी हाल फिलहाल के संशोधन में, संशोधन मतलब अमेंडमेंट के पश्चात 14 अक्टूबर 2020 के बाद से ओनली 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। अंडरस्टूड? और क्या नियम है भैया? देखो, ये प्राथमिक सोसाइटी एक वर्ड आ गया, यहाँ पे ये वाला भी पॉइंट आ गया। क्लियर? एक और मैं पॉइंट यहाँ पे बताता हूँ, जैसे मैंने बोला, अगर कोई स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए कोई सोसाइटी है ना, उसके जो मेंबर हैं उनके लिए बालिग होना, मतलब 18 साल वाला एज रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, वो नाबालिग हो सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? वो नाबालिग हो सकते हैं। क्लियर? 18 प्लस होने की जरूरत नहीं है, 18 माइनस भी हो सकते हैं। उसके बाद देखो, ये प्राइमरी सोसाइटी है। प्राइमरी सोसाइटी, और मैंने बोला ये सोसाइटी और बहुत सारे प्राइमरी सोसाइटी मिलकर एक मेन सोसाइटी बना ली है, एक और जिला स्तरीय बना ली। तो ऐसे सोसाइटी जिसके खुद मेंबर दूसरे सोसाइटी है, ये सोसाइटी सोसाइटी मिलके एक नया सोसाइटी बनाया था, इसके मेंबर आदमी ना हो के ये पूरा सोसाइटी उसके अंदर भले मेंबर है, इन लोग का डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सर काहे डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन हो गया? अरे इन लोग तो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तभी तो फॉर्मेशन हुआ होगा, ये भी कराया होगा, ये भी कराया होगा, ये भी कराया होगा, और मैं मिनिमम 10 मेंबर रहेंगे तभी रजिस्टर हुआ होगा। तो पहले ही सारे फॉर्मेलिटी पूरी की जा चुकी है, तो और अलग अलग फॉर्मेलिटी नहीं, डायरेक्ट गए रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो इन लोगों का क्या होता है? डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन जो प्राथमिक, जो मतलब पहली बार बन रहा है ना, प्राइमरी सोसाइटी जो बनती है, प्राथमिक सोसाइटी जो होती है, उस केस में जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के समय कम से कम 33% महिला सदस्य होंगे। जो महिला सदस्य होने चाहिए, मतलब अगर आपका 50-60 कर लो, 60 मेंबर लोग हैं टोटल, तो 60 का 1/3, 33% मतलब 1/3 है ना। 20 मेंबर कम से कम लड़कियां होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए, कम से कम। ज्यादा फिर वो सहकारी समिति के नियम कानून के ऊपर या बाई लॉस के ऊपर निर्भर करता है, ज्यादा रख सकता है, 50-60-100% रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए? 33%। ठीक है, लेकिन लेकिन इस बात को ध्यान रखना, 33% वाला तो ध्यान रखना ही, प्राइमरी सोसाइटी जो बनेगा ना उसके समय में 33% रहना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा काम है जो भैया लड़कियां नहीं कर रही हैं, लड़कियां करने की इच्छुक नहीं है, लड़कियां नहीं करना चाह रही हैं, तो कहाँ से लड़की लाएं? तो ये मैटर अगर रजिस्ट्रार के पास गया कि भैया लड़कियां नहीं मिल रही और यहाँ बोलते हो 33% लाओ, कहाँ से लाएं? ये काम ही करने के लिए तैयार नहीं है। तो उस केस में रजिस्ट्रार इसको ढील दे सकता है कि ठीक है यार, नहीं है तो क्या करेंगे, ऐसे ही बनाओ, लड़के लड़के बनाओ। तो ये इसमें भी रिलैक्सेशन कौन दे सकता है? रजिस्ट्रार। ठीक है, कौन दे सकता है? रजिस्ट्रार, बशर्ते कि रजिस्ट्रार पर्याप्त कारणों से महिला सदस्यों को निर्धारित प्रतिशतता की शर्त में छूट दे सकता है, रिलैक्सेशन मिल सकता है। ठीक है, कौन देगा? रजिस्ट्रार देगा, पर्याप्त कारण, जो एडुकेट रीजंस होने चाहिए। क्लियर? चलो आगे देखते हैं, धारा 7, रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन, एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। किसी भी चीज के लिए एप्लीकेशन भरते कि नहीं भरते? एग्जाम आ रहा है सहकारिता विभाग के लिए, फोटो डाले होगे, नाम पता डाले होगे, गांव डाले होगे, पिता का नाम डाले होगे, एज डाले होगे, सब डाले होगे कि नहीं डाले होगे? हाँ, तो वैसे ही इसके लिए भी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। कैसे एप्लीकेशन होता है? एप्लीकेशन देना पड़ता है, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा आपको, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, फोटो देना पड़ेगा, मेंबर कितने वो सारे बताने पड़ेंगे, कितने मेंबर हैं वो बताने पड़ेंगे। फिर और 4 कॉपी लगेगी, ऐसा उसमें दिया हुआ है, किसमें? जो बेयर एक्ट है ना उसमें 4 कॉपी लगेगी, किसकी? जो बाई लॉज है उसकी, बाई लॉज
मतलब क्या क्या नियम कानून है भैया वो तो बता दो, उसके 4 कॉपी पकड़ा दो, ठीक है भैया। तो ये सारे रहेंगे। साइन रहेंगे मेंबर के, मतलब 10 हैं, जो 10 मेंबर मिनिमम चाहिए तो 10 का साइन रहेगा। लेकिन अगर किसी में 8 ही मेंबर है तो 8 साइन करेंगे। अगर ये प्राइमरी सोसाइटी मिल के कोई बड़ी सोसाइटी बना रही है तो इसमें एक एक मेंबर हर कोई थोड़ी ना साइन लेते जाएंगे, और कुछ काम धंधा ही नहीं, साइन ही करें तो नहीं। तो इससे एक मेंबर साइन करेगा, इससे एक मेंबर, जो भी हेड मान रहे हैं वो जाके साइन कर देगा। ये सारे पॉइंट्स, ये सारे फॉर्मेलिटीज है उसमें। इतना क्लियर हो गया? ठीक। तो आज ये धारा 7 तक हम देखते हैं, ठीक है। तो जो YouTube में देख रहे हैं ना, वो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन में ना आपके लिए जो टॉपिक वाइज कुछ टेस्ट है वो मैं फ्री कर दूंगा। टॉपिक वाइज टेस्ट फ्री रहेगा, तो आपका ये, कई बच्चे जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में सर क्या क्वेश्चन है नहीं समझ आ रहा है, नाबार्ड से क्या क्वेश्चन पूछेगा सर नहीं समझ आ रहा है, इससे क्या ऑब्जेक्टिव पूछेगा वो नहीं समझ आ रहा है। तो टॉपिक वाइज कुछ टेस्ट मैंने फ्री रखे हुए हैं, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और उस कंटेंट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। चाहे तो कोर्स खरीद सकते हैं, मैंने बोला 1499 रुपीज़ में, क्योंकि इसमें किसी दूसरे शिक्षक का अनुभव मिल जाता है। अगर मैं निकाला हुआ हूँ एग्जाम तो मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ, और मेरा गाइडेंस बहुत काम आएगा आपके। तो वो गाइडेंस सिर्फ और सिर्फ 1499 में मिलेगा। सर गाइडेंस मतलब क्या, पर्सनली बात करेंगे 4-4 5-5 घंटे? नहीं, गाइडेंस मतलब कुछ लोग गलत समझ लेते हैं, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, बीच में आके वीडियोस डाल के बता देता हूँ उसमें। फिर अलग अलग वीडियोस रिकॉर्ड किए तो वो रिकॉर्ड करके जो पढ़ाया हुआ है वो भी तो एक गाइडेंस है, पढ़ाना भी गाइडेंस हो गया, ठीक है। तो वो सारे गाइडेंस के रूप में आपको मिलेंगे 1499 में। वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस और पीडीएफ नोट्स, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स और वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। ये फुल सहकारिता कोर्स है। और उसके बाद अगर सिर्फ और सिर्फ अधिनियम का पार्ट लेना चाहेंगे 699 में अवेलेबल है, और 249 में टोटल 13 से 14 टेस्ट आपको मिलेंगे, 13 से 14 टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें 5 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे का पॉइंट कल कवर कर लेंगे, एक दिन में आपको वीडियो मिल जाएगा। मतलब आज गुरुवार को मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गुरुवार हो गया, बुधवार से गुरुवार हो गया, रात के 12-12:30 बज गए, और अगला वीडियो शुक्रवार को मिलेगा, ठीक है। हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से। दूध धीरे धीरे पके तो अच्छा स्वाद देता है, अचानक से उसको पूरा गैस में फुल स्पीड में कर दोगे फट जाएगा, वो फन जाएगा, बर्बाद हो जाएगा दूध। वैसे ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, जो टॉपिक जैसे जैसे डलते जा रहा है पढ़ते जाओ, पुराना रिवाइज करते जाओ, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, हो जाएगा, ठीक है। कल परसों और नया टॉपिक भी डल जाएंगे। अच्छा एक बात और मैं बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, मैं पढ़ाऊँ या कोई और फैकल्टी पढ़ाए, मेरा अच्छा लग रहा है उनका नहीं लग रहा है, उनका अच्छा लग रहा है मेरा नहीं लग रहा है। लेकिन चूंकि कोर्स जल्दी कवर कराना है, तो 2-3 फैकल्टीज इसको मिलकर पढ़ाएंगे। तामेश सर पढ़ा रही, सुमन मैडम पढ़ाई और मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें भी आप तकलीफ नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि कंटेंट मिल रहा है। और ये चीज़ मैं पहले भी क्लियर किया हूँ। फिर भी लगेगा कि नहीं सर आप पढ़ा दो, तो अगर टाइम रहा, समय रहा, तो मैं उसको कवर करा दूंगा। बाकी ये जो और फैकल्टीज एक्सपर्ट है, सुमन मैम है, भले उम्र कम है, मेंस अपीयर कर चुकी है, नहीं तो मेंस अपीयर करते करते पहला अटैम्प्ट था, मेंस अपीयर कर ली, मेंस में बैठी हुई, मेंस दिला के आई, नहीं निकला उनका। लेकिन कई लोगों का उम्र बीत जाता है, पीएससी प्री नहीं निकलता, ठीक, तो उनको अलग एक्सपीरियंस हुआ है, मेंस में वो सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, इसलिए उनको वो टॉपिक दिया जा रहा है, ठीक है। तामेश सर कई सालों से पढ़ा रहे हैं वो, ठीक, खुद पढ़ते पढ़ते पढ़ा रहे हैं, तो सब अच्छे ट्यूटर हैं, है ना, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें अगर आप यूट्यूब में देख रहे होंगे तो, और एप्लीकेशन वाले सब्र रखें।